कभी सोचा है कि इतिहास पढ़ना आखिर है क्या? क्या ये बस कुछ तारीखें और राजा महाराजाओं के नाम रटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक तरह की जासूसी है, एक खोजबीन कि हम अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। देखिए, इतिहास के किसी भी विद्यार्थी के लिए ये पहला और सबसे जरूरी सवाल होता है। तो चलिए, आज एक जासूस बनकर अतीत के इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल के दिल में है। सोचिए, हजारों साल पहले के लोग, उनका समाज, उनकी घटनाएं, उनके बारे में हम जानते कैसे हैं जब ना कोई वीडियो कैमरा था, ना कोई रिकॉर्डिंग। तो इसका जवाब छिपा है इतिहासकारों के काम करने के तरीके में। वो बिल्कुल एक जासूस की तरह ही काम करते हैं, बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें जोड़कर एक पूरी कहानी बुनते हैं। तो एक जासूस की तरह हमारी जांच का पहला पड़ाव क्या होगा? बिल्कुल सही, सबूत इकट्ठा करना। इतिहास की भाषा में हम इन्हीं सबूतों को स्रोत या सोर्स कहते हैं। ये वो छोटी बड़ी निशानियां हैं जो गुजरा हुआ वक्त अपने पीछे छोड़ गया है और जिन्हें हमें ढूंढ निकालना है। अब देखिए, अतीत से मिले ये सुराग तो अनगिनत हो सकते हैं, अलग अलग तरह के। पर इन्हें समझने की आसानी के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और यकीन मानिए, ये दो श्रेणियां ही वो नींव हैं जिन पर प्राचीन भारतीय इतिहास की पूरी इमारत खड़ी है। तो ये हैं वो दो मुख्य तरह के स्रोत। एक तरफ है साहित्यिक स्रोत, मतलब हर वो चीज़ जो लिखी गई है, जैसे किताबें, ग्रंथ, लेख। और दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो ठोस चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जो ज़मीन के नीचे से मिली हैं, जैसे पुरानी इमारतें, सिक्के और पत्थरों पर लिखे संदेश। साहित्यिक स्रोतों की दुनिया तो बहुत ही बड़ी और दिलचस्प है। इसमें हमें वेद और पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, तो वहीं बौद्ध और जैन साहित्य से उस समय के समाज की एक बिल्कुल अलग ही झलक मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ तो हमें सीधे उस दौर के राजकाज के अंदर ले जाता है। और जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो है मेगास्थनीज और फायान जैसे विदेशी यात्रियों के लेख, जो हमें बताते हैं कि बाहर से देखने वालों को प्राचीन भारत आखिर लगता कैसा था। अच्छा, अब आते हैं पुरातात्विक स्रोतों पर। ये वो चीजें हैं जो हमें शब्दों से भी परे सीधे अतीत से जोड़ती हैं। अशोक की शिलालेखों को पढ़िए, ऐसा लगता है मानो सम्राट की आवाज सीधे हम तक पहुंच रही हो। पुराने सिक्के उस दौर के व्यापार की कहानी कहते हैं। विशाल मंदिर और स्तूप उस समय की कला और विश्वास की गवाही देते हैं। और यहां तक कि मिट्टी के टूटे हुए बर्तन भी हमें उस दौर के आम लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि कोई भी एक स्रोत अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। देखिए, साहित्यिक ग्रंथों में लेखक का अपना बायस हो सकता है ना? हो सकता है उसने कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी हों। वहीं ज़मीन से निकली चीज़ें ये तो बताती हैं कि क्या मिला, पर वो क्यों और कैसे हुआ ये हमेशा साफ नहीं होता। इसीलिए एक सच्चा जासूस यानी एक अच्छा इतिहासकार हमेशा दोनों तरह के सुरागों को मिलाकर ही अतीत की एक भरोसेमंद तस्वीर बनाता। ठीक है, तो सुराग मिल गए, पर अब उनका मतलब कैसे निकालें? यहीं पर इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धतियां, या जिन्हें हम अप्रोच कहते हैं, काम आती हैं। इन्हें आप अलग अलग रंग के चश्मों की तरह समझ सकते हैं, जिनसे एक ही सबूत को अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। और पता है, इतिहास को देखने का ये नज़रिया वक्त के साथ लगातार बदलता रहा है। क्यों? क्योंकि हर जमाना अपने अतीत को नए सवालों से देखता है। शुरू में इतिहास का मतलब था सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने अपने नजरिए से इतिहास लिखा। इसके जवाब में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत पर जोर दिया। फिर मार्क्सवादी आए, जिन्होंने आर्थिक पहलुओं को केंद्र में रखा। और हाल के दशकों में उपालंबिक इतिहासकारों ने कहा कि असली कहानी तो आम जनता की है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी नजरिए का टकराव। ये दो चश्मे एक ही समय को मेरा मतलब है बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं। एक तरफ औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अपने राज को सही ठहराने के लिए भारतीय समाज को पिछड़ा और ठहरा हुआ दिखाया, तो दूसरी तरफ इसके रिएक्शन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों का बखान किया। अब देखिए, मजे की बात यह है कि सबूत वही थे, पर उन्हें देखने का चश्मा बिल्कुल अलग था। अब एक और चश्मा लगाकर देखते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये लोग राजाओं या देशों की लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इनका फोकस होता है अमीर और गरीब, मतलब शासक और शोषित वर्ग के संघर्ष पर। ये पूछते हैं कि समाज में पैसा किसके पास था, जमीन का मालिक कौन था, उत्पादन के साधन किसके कंट्रोल में थे। इससे हमें इतिहास के इकोनॉमिक इंजन को समझने में मदद मिलती है। और फिर आता है एक ऐसा नजरिया जो पूरी गेम ही बदल देता है, उपालंबिक या सबऑल्टर्न अप्रोच।
कहता है भाई बहुत हो गई राजाओं और बड़े लोगों की बातें। असली कहानी तो उन करोड़ों आम लोगों की है जिनका जिक्र बड़ी बड़ी किताबों में मिलता ही नहीं। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित। ये इतिहास को ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो अब तक हमने सुराग यानी स्रोतों को समझा और उन्हें देखने के अलग अलग चश्मे यानी पद्धतियों को भी जान लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक इतिहास का विद्यार्थी इन सभी औजारों का इस्तेमाल करके एक बैलेंस्ड पिक्चर कैसे बनाए। और इसी सवाल में मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग का पूरा सार छिपा है। सच्चाई यह है कि कोई भी एक चश्मा आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता। एक संतुलित समझ बनाने के लिए हमें इन सभी चश्मों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखना होगा। तभी अतीत की एक ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर बन सकती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐतिहासिक जानकारी हमारे सामने आए तो एक इतिहासकार की तरह सोचें। बस ये 3 कदम उठाइए। पहला, स्रोत की जांच करें। ये जानकारी आ कहां से रही है? ये साहित्यिक है या पुरातात्विक? दूसरा, नजरिया पहचानें। इससे बताने वाले का अपना एंगल क्या हो सकता है? और तीसरा, इन सबको मिलाकर अपनी एक संतुलित राय बनाएं। बस इसी को आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। ये पूरा विश्लेषण हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए तथ्यों का ढेर नहीं है, बल्कि ये अतीत को समझने और उसकी व्याख्या करने का एक तरीका है। ये कहानी भी है और उस कहानी को देखने का चश्मा भी। और दोनों को समझना ही इतिहास की सच्ची समझ है।